हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी सीरीज़ लेके चल रहे हैं जिसके अंदर क्लास 6 को हमने कंप्लीट कर लिया है। क्लास 7 हमारा चल रहा है और क्लास 7 में चैप्टर नंबर 2 हमारी पृथ्वी के अंदर आज हम देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आपके लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी काफ़ी बार पूछ चुका है। और चाहे आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर सीटेट का एग्ज़ाम, क्योंकि दिसंबर में आपका कंडक्ट होने वाला है, तो दोनों ही सिचुएशन में आप यहाँ से आंसर को कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं। और आप सभी जान रहे हैं कि रिज़ल्ट आपके आना शुरू हो गए हैं तैयारी 3 के, और बहुत ही कम समय बचा है जब आप डिटेल से पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा। और एक तय समय में अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे तो बेहतर तरीके से रिवीजन आप कर पाएंगे, आपका समय अच्छा जाएगा। इसीलिए आपको फटाफट से ये सभी चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगी ताकि हम जल्दी जल्दी एनसीईआरटी को ख़त्म कर सकें, ताकि इसके बाद मैं आपको और भी डिटेल क्लासेस लेके आ सकूं और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम भरपूर कर सकें। तो इस तरह आपको पूरा अगर एनसीईआरटी कंप्लीट करना है तो सबसे पहले वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सा यहाँ पे पार्ट है, जो आंतरिक भाग है, उसको हम देखेंगे यहाँ पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो गतिशील ग्रह है और इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहता है। तो क्या है पृथ्वी का आंतरिक भाग, तो इसको हम देखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं पूरी पृथ्वी है, जिसका आंतरिक क्रोड ये है, आपका आंतरिक क्रोड है। बाय सीमा किसे कहते हैं, क्या होता है मेंटल, क्या होता है क्रोड, क्या होती है परपट्टी, ये सब हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, ताकि आप बहुत ही आसानी से इसका पीडीएफ बना सके, इसका नोट्स बना सके। पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी मेरे टेलीग्राम पे, तो वहाँ से जाके आप इसको ले सकते हैं। तो एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों में बनी हुई है। मतलब क्या है इसका, जैसे कि प्याज के कई सारे लेयर्स होते हैं, कई सारे परत होते हैं, उसी प्रकार से संकेंद्री परतों से बनी हुई है पृथ्वी हमारी। ठीक है, संकेंद्री परत, यही छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी शब्दावली है जो आपको ध्यान देनी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बन जाते हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम परपट्टी कहते हैं। ये हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था इसको। तो जो सबसे ऊपरी जो परत, इसको हम क्रस्ट कहते हैं, परपट्टी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और यह सबसे पतली परत होती है। प्रश्न आपका यहीं से इसी प्रकार से बन जाएगा, निम्न में से कौन सी परत जो होती है वो सबसे पतली होती है। ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा, क्रोड होता है या फिर क्रस्ट होता है या मेंटल होता है। तो यहाँ पे आपको एकदम एग्जैक्ट पता होना चाहिए। अभी सारा कुछ आपको इसमें डिटेल से बताया गया है, इसीलिए मैं आपको बोलूँगी ज्योग्राफी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एनसीईआरटी में, क्योंकि एनसीईआरटी में एक एक लाइन बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल दिया गया है, जहाँ से आपको इसको करने में भी मज़ा आएगा, पढ़ने में भी मज़ा आएगा। अब देखिए यहाँ पे यह सबसे पतली परत है, याद रखिए। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। तो यहाँ पे महाद्वीपीय सतही में इसका मतलब क्या है, तो देखिए जो एकदम अंदर है, समुद्र तो ऊपर है ना, तो समुद्र से नीचे जो यहाँ पे आपका जो महाद्वीपीय जो परत है, जो सबसे नीचे वाली परत है, वहाँ से 35 किलोमीटर और 5 किलोमीटर लगभग समुद्री सतह से यहाँ पे है। तो महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बन सकता है वो यहाँ पे सियाल से बन सकता है। सियाल कहते हैं इसको क्या कहते हैं हम, सियाल कहते हैं। और सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर के बना है आपका जो ऊपरी परत है, जो परपट्टी है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा, तो इसको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा बहुत ही आसानी से। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए, महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। तो ये भी आपको पॉइंट वाइज, एकदम पॉइंट वाइज आपको नोट करना है कि महासागर की परपट्टी क्या होती है, मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। यही आपका सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। तो ये आपका क्या है, महासागर की परपट्टी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी हम इसको और डिटेल में समझेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, परपट्टी के ठीक नीचे क्या है, आपका मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। इसकी सबसे आंतरिक परत
क्रोड है। मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे ये पूरी आपकी पृथ्वी है तो ये वाला भाग आपका क्रोड है, ये वाला भाग आपका क्या है, क्रोड है। ये बीच वाला जो पार्ट है यही आपका मेंटल है, और इसका ऊपरी परत क्या है, आपका क्रस्ट है, यानी कि परपट्टी। ठीक है, परपट्टी है। तो इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये जो है यहाँ से यहाँ तक वाला जो सीन है ना, ये आपका 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है, जिसे मेंटल कहते हैं। ठीक है, और इसकी सबसे आंतरिक परत क्या है, क्रोड है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इस अगर आप फिगर को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए महाद्वीपीय परपट्टी और महासागरीय परपट्टी, इसके बारे में आपको बताया गया है। तो ये क्या है, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये क्या है, महाद्वीपीय संहति है। ठीक है, या परपट्टी है। और ये आपका क्या है, इस जगह को देख रहे हैं, महासागरीय परपट्टी है ये। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं पर्वत उर्वत सब यहाँ पे आपका रहता है। और ये आपका इस तरफ वाली जो भूमि है जो ये है, ये आपकी महाद्वीपीय परपट्टी है, और इधर आपका महासागरीय परपट्टी है ना। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए इसको, कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1%, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% जो है वो हिस्सा परपट्टी है। ठीक है, 84% क्या है, मेंटल है, और 15% क्या है, क्रोड है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपका प्रश्न बनता है। और ये आप देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है आपका, क्योंकि यहाँ पे आपका एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ये कौन सा मैं हाईलाइट करूँ और कौन सा नहीं, इसमें मुझे कन्फ्यूज़न था, क्योंकि यहाँ पे एक भी फैक्ट को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको याद रखना है कि 1% क्या है, आपका परपट्टी है, 84% आपका मेंटल है, और 15% आपका क्रोड है। ठीक है, ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। अब देखिए पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6371 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है, यह किसके बारे में बात की जा रही है, तो हमने अभी ऊपर देखा यहाँ पे क्रोड, सबसे आंतरिक परत क्रोड है। परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है, जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। 3500 किलोमीटर क्या है, आपका क्रोड है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यह मुख्यतः निकल और लोहे से बनी हुई है, निकल एवं लोहे से बनी हुई, इसलिए इसको हम नीफे कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम नीफे कहते हैं, निकिल और फेरस, ये आपको ध्यान रखना है। नीफे किसे कहते हैं, सबसे नीचे वाला जो होता है ना हिस्सा, ये आपकी पृथ्वी का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम क्रोड कहते हैं। और ये क्रोड आपका क्या है, नीफे से बना हुआ है, यानी कि निकिल और फेरस, यहीं से क्वेश्चन आपका बन जाता है। काफ़ी बार बना है बीपीएससी में, हर एक एग्जाम में बना है, तो इसीलिए इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझने की ज़रूरत है। और केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है, ये पॉइंट भी आपको नोट करना है, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखते हैं शैल एवं खनिज के बारे में क्या बातें कही गई हैं। पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। इसके देखिए ये चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि उसके क्वेश्चंस को आप सक्षम हो करने में, और इससे आपको एक समझ में आएगा कि पूरा चैप्टर आपने जो पढ़ा उसमें आपको सारी बातें समझ में आई या नहीं। ठीक है, तो आपका एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं, और इसके क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एनालिसिस करने में। आगे देखिए यहाँ पे शैल एवं खनिज के बारे में बात की जा रही है। तो पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी हुई है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल किसे कहते हैं वैसे आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन यहाँ पे जो आपको पारिभाषिक भाषा जो दी गई है इसमें आपको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे आप सीटेट का एग्जाम दें चाहे बीपीएससी का एग्जाम दें, अगर आप ऑप्शन को नहीं समझ पाएंगे तो आप एग्जाम में आंसर गलत टिक करके आएंगे, और सारा खेल यहीं पे होता है। आपको पता होता है और होते हुए भी आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ऑप्शंस की जो भाषा है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए आपको ध्यान से समझना है कि पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले जो खनिज पदार्थ हैं, किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं, शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार और गठन की हो सकती है। तो मुख्य रूप से शैल कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। इसे क्या कहते हैं, आग्नेय शैल को इग्नियस शैल कहते हैं, अवसादी को सेडिमेंट्री और कायांतरित को मेटामॉर्फिक कहते हैं।
ठीक है, ये आपको इंग्लिश में भी नाम यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपको सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए द्रविड़ जो मैग्मा जो होता है वो ठंडा होकर के ठोस बन जाता है। अब जैसे आपने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा, ये जो है मैग्मा ऊपर आ रहा है, ये मैग्मा जब ऊपर आता है तो ये ठंडा हो जाता है और ये ठोस आकार ले लेता है, लेकिन जब वो अंदर से निकल रहा होता है तब वो द्रव आकार में होता है। ये बात तो आपको पता होगी, है ना। तो इस प्रकार के शेल को क्या कहते हैं हम? आग्नेय शेल कहते हैं। आग्नेय कैसे याद रहेगा? आग से याद रहेगा, है ना। तो ज्वालामुखी जब निकलती है, जब मैग्मा निकलती है, आग का ही एक पूरा पिघला हुआ रूप होता है, तो ये क्या होता है? आग ही होता है। तो आग से आग ही ठंडा होकर के क्या बन जाता है? आग्नेय शैल बन जाता है। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। और इसी शैल को प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। आग्नेय शैल को हम प्राथमिक शैल भी कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब जो आग्नेय शैल होती है ना आपकी, वो भी आपकी दो प्रकार की होती है। एक होती है अंतर्भेदी शैल और एक होती है बहिर्भेदी शैल। तो ये आपको नोट करना है। बहिर्भेदी और अंतर्भेदी ये दोनों ही समझेंगे बहुत अच्छे से कि क्या यहाँ पे कहा गया है। अब देखिए तीनों का शाब्दिक अर्थ भी पूछा जा सकता है, जैसे इग्नियस क्या है, सेडिमेंट्री क्या है और मेटामॉर्फिक क्या है। तो ये तीनों का जो है ये लैटिन शब्द से, ये भी आपका लैटिन शब्द से है और मेटामॉर्फिक आपका ग्रीक शब्द से बना है। तो देखिए इग्नियस का जो है क्या हो जाएगा? अर्थ अग्नि। सेडिमेंट्री का क्या हो जाएगा? स्थिर। और मेटामॉर्फिक का क्या हो जाएगा? परिवर्तन। तो इसके शब्द के अर्थ से भी है आप इसका क्वालिटी समझ सकते हैं। कैसे? तो इग्नियस का आपको पता है कि इसका मतलब ही आग होता है, अग्नि होता है। तो अग्नि क्या करती है? जो लावा रूप में होती है वो आपका ठंडा होने के बाद आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाती है। सेडिमेंट्री का अर्थ क्या यहाँ पे बताया गया? स्थिर। मतलब जो कई सालों तक जो अवसादित होती रहती हैं, जो कि निक्षेपित और वाली प्रक्रिया होती रहती है, जैसे नदियों से लाया गया मिट्टी हो या फिर हवाओं द्वारा जो है यहाँ धूल मिट्टी कण ये सब जो जमा होते हैं और ये सब स्थिर हो जाते हैं, एक जगह पे जाके इकट्ठा हो जाते हैं, वो आपके सेडिमेंट्री होते हैं, यानी कि वो आपके अवसादी सेल के अंदर आते हैं। और मेटामॉर्फिक का अर्थ क्या होता है? तो परिवर्तन होता है। मतलब इन दोनों का ही दाब और ताप की वजह से जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक कहते हैं, यानी कि उसको कायांतरित सेल कहते हैं। अभी तीनों को समझेंगे बहुत अच्छे से, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कीजिए, तो वास्तव में वो आग की तरह ही लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। यही बात आपको मैंने ऊपर बताया, जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। अब ये देखिए आपको पढ़ने में बड़ा भारी लगता होगा, लेकिन बहुत ही इजी बात यहाँ पे कह रहा है। पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी कि अंदर से, ये जो ज्वालामुखी है इसके अंदर को तो ये आंतरिक भाग ही कहेंगे ना। तो ये आंतरिक भाग से क्या हो रहा है? सतह पे आ रहा है। सतह मतलब ऊपरी जगह पे आ रहा है, तो इस तरफ आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जा रहा है? ये मैग्मा ठंडा हो रहा है और यहाँ पे ये आग्नेय शैल का निर्माण करता है। तो आपको ये समझना होगा कि अंतर्भेदी शैल क्या है और बहिर्भेदी शैल क्या है। आप जानते हैं कि आग्नेय शैल के दो प्रकार होते हैं, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। बहुत आसान है। अंतर्भेदी का मतलब अंदर और बहिर्भेदी का मतलब बाहर। इतनी बातें तो क्लियर है ना आपको। अब आगे देखिए। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, मैं आपको न सिर्फ पढ़ रही हूँ, समझा रही हूँ, बल्कि आपको यहाँ पे पढ़ के कैसे इसको आप खुद भी समझ सकते हैं वो चीज़ें आपको बता रही हूँ, ताकि आप इसको पढ़ने में आपको मज़ा आए, है ना। जब तक आप अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाएंगे तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। तो देखिए, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है वह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, और जब परपटी पर इस प्रकार बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। मतलब क्या है इसका? क्लियर होगा। देखिए अभी ये है आपका ज्वालामुखी, क्लियर है। ये आपका ज्वालामुखी, यहाँ से मैग्मा आ रहा है और ऐसे बाहर आ गया, ये बाहर आके ठंडा हो गया, तो ये बहिर्भेदी सेल है। मतलब ये बाहर आ गया। जब लावा बाहर आ जाएगा और ठंडा हो जाएगा वो आग्नेय शैल बन जाएगा, और आग्नेय शैल वो बहिर्भेदी कहलाएगा। ठीक है, यानी बाहर आके ठंडा हुआ ना, तो जब ज्वालामुखी से बाहर आ जाएगा तो बहिर्भेदी कहलाएगा। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे। बहिर्भेदी के बारे में बोला जा रहा है। बहिर्भेदी से प्रश्न आपका
काफ़ी बार बना है, तो बिल्कुल सावधानी से इसको नोट करेंगे। इसकी संरचना कैसी होती है? बहुत महीन दानों वाली होती है, क्योंकि ये अंदर से जब ऐसे आता है मैग्मा, तो ये बहुत ही महीन दानों के साथ आता है। और उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो बेसाल्ट क्या है? एक बहिर्वेदी आग्नेय सेल है। यहाँ से प्रश्न आपका डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो इसको आप नोट करेंगे। दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो दक्कन पठार है आपका, जो ये आपका इंडिया है, ये जो आपका इंडिया है, इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ये आपका दक्कन पठार है, आपको पता है। और ये दक्कन पठार पूरा आपका बेसाल्ट सेल से बना हुआ है। बेसाल्ट सेल किसे कहते हैं? ये बहिर्वेदी आग्नेय सेल का एक उदाहरण है। क्लियर है आपको? तो द्रविड़ मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। अब क्या यहाँ पे बोल रहा है, कई बार आपको ऐसा होता है कि ज्वालामुखी ज़्यादा फोर्स ना होने की वजह से मैग्मा जो है वो ज्वालामुखी के अंदर ही मैग्मा ठंडा हो जाता है, मतलब वो बाहर नहीं निकला, वो अंदर में ही ठंडा हो गया। तो ऐसी स्थिति में इसको हम क्या कहेंगे? अंतर्भेदी सेल कहेंगे, अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहेंगे। तो इस प्रकार के बने ठोस सेलों को हम अंतर्वेदी कहेंगे। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। अब देखिए, कई लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होगा कि जो अंदर में अगर लावा ठंडा हो गया तो वो तो और महीन होना चाहिए। नहीं, वहाँ पे वो जब वो बाहर नहीं निकल पाता है तो वो बड़े बड़े दानों का रूप ले लेता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? ग्रेनाइट कहते हैं। जैसे ग्रेनाइट आपका किस प्रकार का शेल का उदाहरण है? तो ये अंतर्भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण है। इसलिए ज़्यादा ये चिकना होता है, क्योंकि ये अंदर में ही आपका ठंडा हो जाता है। और यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है, लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग किया जाता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कोई भी दानों का जो चूर्ण बनाने के लिए हम किसी पत्थर से घसते हैं ना, वो ग्रेनाइट का बना होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। तो ये ग्रेनाइट आपका किसका एग्जाम्पल है? ये आपको नोट करना है। बेसाल्ट किसका है? बहिर्वेदी आग्नेय सेल का एग्जाम्पल है। और आपका ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है? अंतर्भेदी आग्नेय सेल का एग्जाम्पल है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। अब देखिए जीवाश्म क्या होता है, तो समझ लीजिए सेलों के परतों में दबे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेषों को हम जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म समझ में आ गया? जैसे कि शैल के अंदर यानी पत्थरों के अंदर या जितने भी पत्थर होते हैं परतों में दबे होते हैं कुछ पौधे होते हैं, जो कि जैसे मान लीजिए ये पौधा है, इसका पत्ता नीचे गिरा, ये मिट्टी में दब गया, कोई जंतु मान लीजिए मर जाता है, उसका अवशेष जो है वो जीवाश्म बन जाता है। जीवाश्म आपको समझ में आ गया? कोई भी जिसे हम खाद वाद में भी कहते हैं ना, वो सब आपका जीवाश्म के अंदर आता है। अब देखिए शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ठीक है, ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि जल के द्वारा होता है, हवा के द्वारा। जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई भी धूल कण, छोटे छोटे जो अवसाद हम इसे कहते हैं, ठीक है, अवसाद भी आपको समझ में आ गया। इसी तरह से आपको छोटे छोटे शब्द जब समझ में आने लगेंगे ना, तो बहुत ही आसानी से आप जो है इसको समझ पाएंगे कि क्या बातें यहाँ पे कही जा रही है। अब देखिए, ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बना लेते हैं, और इस प्रकार के शैलों को हम क्या कहते हैं? अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में जानवरों, पौधों और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं के जो कभी इन शैलों में रह रहे होंगे, जो जीवाश्म भी हो सकते हैं, वो सब इसके अंदर होता है, अवसादी शैल के अंदर होता है। बलुआ पत्थर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे। बलुआ पत्थर किसका एग्जाम्पल है? तो अवसादी शैल का एग्जाम्पल है। अब देखिए आग्नेय सेल और अवसादी सेल। आग्नेय सेल आपको पता है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, आग्नेय सेल और अवसादी सेल दोनों उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाता है। अभी आपने वहाँ पे देखिए, आपने देखा कि शब्द को जब हम अर्थ समझ रहे थे तो यहाँ भी हमने पढ़ा मेटामॉर्फिक को ही हम कायांतरित कहते हैं। ठीक है, कायांतरित शैल बोले चाहे मेटामॉर्फिक बोले, दोनों एक ही बात है। अभी इसका अर्थ ही है परिवर्तन। परिवर्तन क्या होता है? मतलब अग्नियस और सेडिमेंट्री जो शैल है, ये दोनों का उच्च ताप और दाब के कारण जब परिवर्तन होता है तो वो आपका किसके अंदर आ जाता है?
कायांतरित शैल यानी कि मेटामॉर्फिक के अंदर आ जाता है। ठीक है, उदाहरण इसका समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिकनी मिट्टी स्लेट व चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, जो चिकनी मिट्टी होती है वो किस में परिवर्तित हो जाती है? स्लेट में। ठीक है, किस वजह से? उच्च ताप और उच्च दाब की वजह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। और चूना पत्थर किस में परिवर्तित हो जाता है? चूना पत्थर आपका संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है उच्च ताप और उच्च दाब की वजह से। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आई? तो शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर व इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी करते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्टू वगैरह खेलते थे। बचपन में किन्होंने खेला है बताइएगा? पिट्टू खेला है, या फिर चिबिट्टी है, 5 पत्थर जो गिट्टी खेला जाता था। कितने लोगों ने गिट्टी खेला है? तो ये सभी खेल जो है पत्थरों के द्वारा खेले जाते थे। जो हमारे आस पड़ोस दादा दादी, इनसे आप पूछिएगा तो वो ज़्यादा बेहतर आपको बता पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आपको बताया जा रहा है। बलुआ पत्थर, लाल किला किससे बना है? लाल बलुआ पत्थर से बना है। और बलुआ पत्थर किसका कायांतरित शैल क्या है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। तो संगमरमर आपका किसके दाब और ताप की वजह से संगमरमर बना है, ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मुझे ही पता चले कि आप कान खोल के सुन भी रहे हो या नहीं, है ना। चलो आगे देखते हैं। आपको आश्चर्य होगा जान करके कि किन्हीं निश्चित दशाओं के एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तन हो जाती है, यानी कि एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। कैसे? अब देखिए यहाँ पे, द्रविड़ मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय शैल बन जाता है। क्लियर है, आपने पढ़ा ऊपर। अब ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है अगर, तो क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर के ये अवसादी शैल का निर्माण करता है। फिर ये ताप और दाब के कारण आग्नेय और अवसादी शैल किस में परिवर्तित हो जाता है? कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाता है। अब अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघल करके द्रवित मैग्मा भी बन जाता है, और यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर के क्या बन जाएगा? अब आप ही बताओ, मैग्मा ठंडा होकर क्या बन जाएगा? फिर से आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाएगा। तो यही चक्र आपका चलते रहता है, इसको शैल चक्र कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे मैग्मा बाहर निकला, ठंडा हुआ, ये आग्नेय शैल बन गया। अब यहाँ से ये टूट जाता है टकरा करके किसी प्रकार से, और टूट के यह क्या होगा? तलछट, यानी कि ये अवसाद बन जाएगा। अवसाद अब हवा के द्वारा, पानी के द्वारा इकट्ठा हो जाएगा कहीं पे जाके, तो ये क्या बन जाएगा? अवसादी शैल बन जाएगा। अब इन दोनों के उच्च ताप और उच्च दाब में परिवर्तित होकर के ये कायांतरित शैल बन जाएगा। अब ये कुछ ज़्यादा ही गर्म हो जाएगा और फिर जाके ये मैग्मा फिर से बन जाएगा, और इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। समझ में आ गया? आगे देखिए। तो शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज के प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिसका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण भी होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आप और पढ़ेंगे इसके बारे में, चैप्टर्स आगे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, इसका उपयोग हम ईंधन की तरह करते हैं। ये भी खनिज है, आपको पता होगा। और इसका उपयोग उद्योगों और औषधि और उर्वरक में बनता है, जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम। तो इस प्रकार के कुछ खनिज प्राकृतिक रूप में हमें पाए जाते हैं, जिसके कुछ निश्चित भौतिक और रासायनिक मिश्रण होते हैं। तो ये पॉइंट आपका यहीं पे क्लियर हो गया, ये पूरा टॉपिक आपका यहीं पे ख़त्म हो गया। मगर बहुत ही मज़ेदार टॉपिक था, और यहाँ से प्रश्न भी आपके काफ़ी पूछे जाते हैं। अब आप मुझे इसके क्वेश्चन जो हैं बताएंगे, ऑप्शंस मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। द्रविड़ मैग्मा से बने शैल को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा ये। वैसे तो मुझे लग रहा है कि आपको क्वेश्चन समझ में ज़रूर आ जाएगा। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? क्वेश्चन का आंसर अगर आप लगाएंगे आपको समझ में आएगा कि चैप्टर्स आपको समझ में आया कि नहीं। इसका पीडीएफ से आप नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। नोट्स आपके पास रहेगा तो एंड ऑफ द डे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको जो रिवीजन है वो वहीं से मिलेगी करने को। सोना, पेट्रोलियम और कोयला किसके उदाहरण है? ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं, ये कौन सा शैल कहलाता है? जीवाश्म जिसमें होता है उसमें वो कौन सा शैल कहलाता है? पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है सारे ही आप कर देंगे। इसके बाद देखिए जोड़े यहाँ पे बनाए गए हैं, कौन सा किससे संबंधित है ये मुझे आप इसको ज़रूर बनाइएगा। इससे आपको बहुत बूस्टअप मिलेगा, बहुत आपको कॉन्फिडेंट मिलेगा कि आपने जो पढ़ा उसको आपने एक समय जो आपने दिया उसको निश्चित रूप से आपने उसको सार्थक भी बनाया है। तो ये पूरा
चैप्टर आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और इसी प्रकार से जल्दी जल्दी हम सारा एनसीईआरटी ख़त्म करेंगे। इसके बाद मैं आपको डिटेल क्लासेस भी करवाऊंगी, तो बस चैनल पे जुड़े रहिएगा। चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।